गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प। स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम 30 अगस्त का आए हुए जीके और साइंस के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। और भी मैंने थोड़ी देर पहले मैथ के क्वेश्चनों का एनालिसिस किया था। फ्रेंड्स, मैंने देखा कि क्वेश्चन ज़्यादा ग्रुप डी में टफ़ नहीं आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा मैथ का अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो 25 में 25 क्वेश्चन आप पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं जीके और साइंस के एनालिसिस के क्वेश्चनों का एनालिसिस। तो पहले दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों को बीच भेजें। और इस वीडियो की इस वीडियो का अगर आपको PDF पाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी एरर होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके हर तरह के कमेंट लेने के लिए तत्पर है। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2016 में भारत के चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है टीएमसी। टीएमसी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। दोस्तों कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तब बन सकती है जब उसने किसी भी लोकसभा में 2% सीटें जीती हो 3 डिफरेंट स्टेट में, कम से कम किसी 3 स्टेट में उस पार्टी द्वारा लोकसभा की 543 का 2% निकाल लो, इतनी सीटें तो उसके पास होनी ही चाहिए तीनों स्टेट मिला के। और या फिर उसने स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा हो। स्टेट असेंबली के इलेक्शन क्या कहते हैं, विधानसभा के इलेक्शन में उसने टोटल 6% बैलेट वोट उसको मिला हो, 6% बैलेट वोट मिला हो। और उसने कम से कम 4 लोकसभा की सीटें जीती हैं ये हैं विद डिफरेंट स्टेट्स। और डिफरेंट स्टेट में उसने कम से कम 4 लोकसभा की सीट जीती है, 4 और मोर अदर देन 4 स्टेट। समझ रहे कुछ 6% टोटल उसको बैलेट वोट मिला हो, किसमें, विधानसभा में। बैलेट वोट का मतलब हुआ कि जितने वोट पड़े हैं उसमें का, और कम से कम 4 और 4 से ज़्यादा स्टेट में, और कम से कम 4 लोकसभा की सीट जीती है। और या फिर क्या किया कहिए कि पार्टी जो है 4 स्टेट में स्टेट पार्टी की तरह का रिकग्नाइज हो, उसको स्टेट पार्टी का मान्यता मिली हो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में, तो वो क्या कहते हैं कि नेशनल पार्टी कहलाती है। तो इसका क्वेश्चन सार ये हुआ क्वेश्चन का दोस्तों कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है, जब उसने 3 स्टेट में कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा स्टेटों में 2% ऑफ लोकसभा सीट जीती हो, ठीक है ना। या फिर 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में स्टेट असेंबली में, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट की स्टेट असेंबली में उसने 6% टोटल बैलेट वोट मिला हो उसको, और कम से कम उसने 2 लोकसभा सीटें जीती हों, ठीक है। और क्या बोला जाता है, और या फिर तीसरा कंडीशन ये होता है यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें नहीं, 4 लोकसभा सीटें जीती हों, टोटल 4 लोकसभा सीटें जीती हो कितने, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में। और तीसरा कंडीशन ये है कि उस पार्टी को 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में स्टेट असेंबली में उसको स्टेट का दर्जा प्राप्त हो, स्टेट पार्टी का दर्जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने हिंदी में लिखा है कि पार्टी में कम से कम 3 या 3 से अलग राज्यों की लोकसभा में 2% सीट जीती हो, या फिर लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी की 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट हासिल करती हो, इसके अलावा 4 लोकसभा सीट जीती है। जैसे तो कोई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 4 लोकसभा सीट जीती हो कि यहाँ पे 4 लोकसभा सीट उस पार्टी को मिला हो, और 6% बैलेट वोट मिला हो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में, और पार्टी को 4 राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नहीं, ये आपसे पहले आपको बता देता हूँ चुनाव आयोग के बारे में। देखो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन हमारे कौन से पार्ट इसका होता है, पार्ट 15 में ये लाई करता है, हमारा पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन है। और इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से आर्टिकल से लाई करता है, लेकिन आपको मैं लास्ट आर्टिकल बता देता हूँ, 329 से लाई करता है। 324 से लेके 329A तक ये चीफ इलेक्शन कमीशन डिफाइन है हमारे उसमें। और कौन सा पार्ट है इसका, आर्टिकल 15 आर्टिकल है। और आर्टिकल 14 कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 14 जो है हमारा वो वाला आर्टिकल है, स्टेट UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, इन होम टेन्योर इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वाज ओपन, यानी किसके टेन्योर में इंडिया का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ओपन किया गया था। देखो, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टेन्योर में इंडिया का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ओपन किया गया था कलकत्ता में। सन था 1835, और 1835 में एक और घटना हुई थी। उसमें क्या किया गया था, जब क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये इसने विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को भी एंड किया था। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मदद से इसने सती प्रथा को एबॉलिश किया था, एक समाप्त किया था। और इसने क्या किया था, विलियम बेंटिक ने ही मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, यानी इंग्लिश एजुकेशन, नॉट ए मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। मॉडर्न एजुकेशन, या फिर ये कहें कि इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन बाय हुम, बाय द हेल्प ऑफ ए मैकाले की मदद से इसने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था। और चार्टर एक्ट, वो इंडिया एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग इसने 1 लाख रुपीज़ अलॉट किए, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। एजुकेशनल फंड 1 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया था इसने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इतना मैंने डिस्क्राइब किया, लेकिन इसका मेन क्रक्स आंसर ये रहा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक फाउंडेड द कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इन 1835। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ स्माइल स्कीम। स्माइल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। सबसे पहले इस स्माइल स्कीम का फुल फॉर्म जानिए क्या होता है। स्माइल स्कीम का फुल फॉर्म देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए, नोट देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। स्माइल का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है सपोर्ट फॉर ए मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर ए लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावरमेंट के द्वारा, मतलब सहकारिता और विकास मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। और ये स्कीम, स्माइल स्कीम किसके लिए? ट्रांसजेंडर और बेगर्स के लिए है। उनको आर्थिक, उनकी स्थिति को सुधार करना, उनको उनमें एजुकेशन का विस्तार करना। और इसके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कौन मंत्री हैं? श्री वीरेंद्र कुमार जी के मंत्री हैं। और ये जो स्कीम है, इस स्कीम के लिए भारत सरकार ने 365 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा है। कब तक? 2025 तक 365 करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार। कब तक? 2025 तक। और इससे टोटल कितनी फैमिली को फ़ायदा होने का विचार है? 60,000 फैमिली टोटल इससे प्रॉफिट होंगी। 60,000 फैमिलियों को इससे टोटल लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और ये स्माइल स्कीम का फुल फॉर्म है सपोर्ट। देखो, एस का अर्थ होता है सपोर्ट, एम का अर्थ होता है मार्जिनलाइज्ड, एल का अर्थ होता है लाइवलीहुड, और ई का अर्थ होता है एंटरप्राइजेस। तो स्मॉल इस सपोर्ट फॉर ए मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, और आई का अर्थ होता है यहाँ पे इंडिविजुअल। सपोर्ट फॉर ए मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल लाइवलीहुड एंटरप्राइज स्कीम। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2021 में। और ये जो है आपका, इसके लिए बजट की 2025-26 तक बजट का प्रावधान रखा गया 365 करोड़ रुपए। और ये किसके लिए है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए। भिखारी बोले तो बेगर, इनके कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार ने इस स्माइली योजना को लॉन्च किया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर इन द ह्यूमन बॉडी आर ए फाउंड। देखो, ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर नोज में पाया जाता है। ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर्स फाउंड्स इन ए नोज। और इसका काम क्या होता है? स्मेल करने का काम रहता है। और ऑयल फैक्ट्री स्मेल में कौन सी, हम देखो, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS, उसमें कितने पेयर जोड़ी ऑफ नर्व्स पाए जाते हैं? उसमें 43 पेयर ऑफ ए नर्व सिस्टम पाया जाता है। 43 पेयर ऑफ ए नर्व सिस्टम पाया जाता है। ठीक है ना। जिसमें 43 पेयर में से 31 पेयर किसके होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं। 31 पेयर स्पाइनल नर्व सिस्टम के होते हैं। ठीक है। और 12 पेयर जो होते हैं कार्नियल नर्व सिस्टम के होते हैं। क्रैनियल नर्व सिस्टम, आप बोल सकते हैं क्रेनियल नर्व सिस्टम के कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं। ठीक है। और इस 12 पेयर में से जो पहला क्रेनियल नर्व सिस्टम होता है, पहला क्रेनियल नर्व सिस्टम किसके लिए होता है? नोज के लिए होता है। ठीक है। और जो बाकी बचा 2 और 3 क्रेनियल नर्व सिस्टम किसके लिए होता है? देखने के लिए होता है। और बचा, देखिए, जब अब बात करते हैं 5, 7 और 9 किसके लिए होता है? टंग के लिए होता है।
टंग के लिए होता है, और बाकी बचा जो 12 होता है, 12 क्रेनियल नर्व सिस्टम जिसको हाइपोग्लोसल भी बोलते हैं, वो टंग की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन को, फॉर टंग मूवमेंट 12th नर्वस सिस्टम इज ए रिस्पॉन्सिबल, जिसको हाइपोग्लोसॉल भी कहते हैं, हाइपोग्लोसॉल। और जो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा होता है, 4th नर्व सिस्टम जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, जिसको ट्रोक्लियर भी कहते हैं। और सबसे बड़ा क्रेनियल नर्व सिस्टम कौन सा होता है, 5th। सब ये बात हमेशा याद रखिएगा, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व सिस्टम इज ए 5th, जिसको ट्रिगमेलियन भी कहते हैं, ट्रिगमेलियन नर्व सिस्टम, जो कि लार्जेस्ट होता है। और तो यही होता पूरा, देख लीजिए। इसको मैंने यहाँ पे हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। टोटल 43 होते हैं, 43 में से 31 पेयर कौन से होते हैं, 31 स्पाइनल वाले होते हैं, और टोटल 43 होते हैं ना, 43 होते हैं, 43 में से 31 स्पाइनल वाले होते हैं, और 12 जो होते हैं क्रेनियल वाले होते हैं। इससे टोटल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलके चलता है, बनता है। देखो, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, इसमें ओ जो रहता है ना, एक हाइपो रहता है, देखो ये एक्स्ट्रा ओ रहता है। जहाँ पे भी अगर देखो आपको एक्स्ट्रा ओ दिखे कहीं भी, तो उसका समझ लो मेन काम रहता है कलर उड़ाने का। जैसे कोई भी जहाँ पे भी आपको एक एक्स्ट्रा ओ दिखेगा, वो हमेशा कलर उड़ाता है उस जगह को, मतलब किसी के साथ भी रिएक्शन करके कलर को उस रिएक्शन में जो भी कलर होता है उसको गायब कर देता है। इसका मेन काम ओ का यही रहता है। देखो तो जब इसमें हमें ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है, जब हम क्या स्लैग्ड लाइम को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। जब इसका हम रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन, देखो क्या बोलता है ये, देखो इसने हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दिया। हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दिया तो मतलब क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। खुद रिड्यूस जब होगा तो क्या मैंने हमेशा दोस्तों बोला कि जब वो सिस्टम खुद रिड्यूस होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र होगा। देखो इसीलिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र होता है। मतलब सोचो जितनी भी हमारी पानी की गंदी अशुद्धियाँ होती है उनको ऑक्सीडाइज करके उनकी पानी की तली में बैठा देता है। और क्लोरीन जो है पानी के अंदर घुल के सारे डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम आता है। डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम आता है क्लोरीन। यही ब्लीचिंग पाउडर का अर्थ भी डिसइंफेक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे पानी में गंदगी हो या अशुद्धियाँ हो या वायरस हो, इसको सबको वो मार देता है, किल कर देता है। जर्म्स किलिंग के रूप में भी यूज़ करता है। देखो कई अच्छे प्यूरीफायर जो प्यूरिट होते हैं, प्यूरीफायर होते हैं, बड़ा बड़ा कहीं कोल्ड स्टोरेज किया गया है, या फिर स्विमिंग पूल में हम लोग क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ शैवाल हुआ, एल्गी हुआ, इसको भी रिमूव करने में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होगा, ब्लीचिंग जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसर के रूप में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ऑफ ए हाउ मेनी नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम फाउंड। देखो बेटा, ये जो होता है हमारा क्रोमोसोम बोल रहा है ना, तो ये हमारा सेल डिवीज़न पे काम करता है। किस पे काम करता है, सेल डिवीज़न पे काम करता है। कि सेल डिवीज़न क्या होता है उस पर देखा जाता है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो देखो, ड्यूरिंग ए गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट कहाँ फॉर्म में होगा, गैमेट हमेशा रिप्रोडक्शन सेल में फॉर्म होगा। गैमेट हमेशा याद रखना, गैमेट हमेशा रिप्रोडक्शन सेल में फॉर्म होगा। किस सेल में फॉर्म होगा, रिप्रोडक्शन सेल या सेक्स सेल भी बोलते हैं उसे, सेक्स सेल। रिप्रोडक्शन सेल में हमेशा गैमेट फॉर्म होगा। तो यहाँ रिप्रोडक्शन सेल में क्या कहते हैं, हाफ नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करते हैं। हाफ नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम मतलब हाफ नंबर आपके फादर के आएंगे, हाफ क्रोमोसोम, और हाफ क्रोमोसोम आपके मम्मी के आएंगे, तो जाके एक कंप्लीट सेल बनता है। ये हमेशा कहाँ मिलेगा, ये हमेशा रिप्रोडक्शन सेल में हाफ नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम फॉर्म होगा, और ये गैमेट वहीं पे बनता है। देखो सेल डिवीज़न दो टाइप के होते हैं, एक तो मिटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। मिटोसिस अकर इन ए सोमेटिक एंड ए बॉडी सेल। मिटोसिस जो होता है सोमेटिक एंड बॉडी सेल में अकर करता है, और मियोसिस अकर इन ए रिप्रोडक्शन सेल में अकर करता है। हाफ नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम ए पार्टिसिपेट, देखो मियोसिस में हमेशा हाफ नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करेंगे, और मिटोसिस में एग्जैक्ट नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब इसमें जो होता है ना एग्जैक्ट नंबर, जैसे मान लो सपोज करो मिटोसिस में हमें 2 क्रोमोसोम की ज़रूरत है, तो मिटोसिस में 2 ही क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करेगा, ना कि 1। लेकिन मियोसिस में क्या करेगा, मान लो अगर 2 क्रोमोसोम की ज़रूरत है तो इसमें 1 क्रोमोसोम आपके
फादर का आएगा और एक क्रोमोसोम मदर का आएगा, तो जाके ये टोटल 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ अंतर मैंने लिखा है यहाँ पे, जानते हैं मिटोसिस कहाँ पाया जाता है। मिटोसिस जो अकर इन सोमेटिक एंड ए बॉडी सेल, सबसे पहले जान लो मिटोसिस कहाँ आकर मिलेगा, सोमेटिक एंड ए बॉडी सेल में मिलेगा, सोमेटिक एंड बॉडी सेल में, सोमेटिक एंड बॉडी सेल। और देखो फिर क्या हो जाता है, ये हमें मिटोसिस कहाँ मिलेगा, मिटोसिस स्किन में होगा, स्किन में या नर्व्स में सिस्टम। देखो जैसे हमें चोट लग जाती है, सपोज करो हमें चोट लग गई, मेरा हल्की सी उंगली कट गई, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि उस उंगली की जगह दूसरी उंगली बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, केवल टिश्यू रिपेयर हो जाएगा। तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन, कौन सा सेल डिवीजन अकर करेगा, मिटोसिस सेल डिवीजन अकर करेगा। और फिर क्या कहते हैं, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, 1 सेल डिवीजन होता है, ना कि हाफ सेल डिवीजन होता है, याद रखिएगा 1 सेल डिवीजन। ठीक है, उसके इसमें क्या होता है, डाइप्लॉइड बनते हैं, ना कि हाफप्लॉइड बनेंगे, यहाँ पे डाइप्लॉइड बनेंगे। डाइप्लॉइड मतलब 2 सेट ऑफ ए क्रोमोसोम। डाइप्लॉइड में क्या होता है, डाइप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, जस्ट लाइक मतलब ये डाइप्लॉइड में क्या होता है, जो ये यहाँ पे जो सेल बनेगा वो डायरेक्ट पेरेंट सेल की कॉपी होगा, मतलब एग्जैक्ट पेरेंट सेल की कॉपी ही बनेगी। इसमें कोई भी, इसमें देखो आप यू क्यों देखते हो कि ह्यूमन में जो भी होता है, ह्यूमन बहुत डेवलप हैं, जबकि देखो जो वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो इतना डेवलप नहीं किए, क्योंकि उनके बीच में ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो कि जब भी तुम्हें किसी जाति में भिन्नता देखनी हो तो वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम करना रहता है, तो ही जाति में भिन्नता आती है। क्योंकि कुछ गुण यहाँ से मिलेंगे, कुछ गुण आपके फादर के आएंगे, कुछ गुण मदर के आएंगे। वो किस में हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में ही हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो मिटोसिस रिप्रोडक्शन सिस्टम में 4 बार सेल डिवीजन होता है। 4 स्टेज, सेल डिवीजन का 4 स्टेज होता है यहाँ पे। ठीक है, 4 स्टेज सेल डिवीजन का होता है, जिसमें से पहला फेस होता है प्रोफेस होता है, याद रखो, पहला प्रोफेस होता है, दूसरा मेटाफेस होता है, तीसरा एनाफेस होता है, और चौथा जो होता है टेलोफेस होता है। टेलोफेस में सब कुछ बन जाता है। प्रोफेस में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, कि कैसे सेल डिवीजन होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, बताएगा। मेटाफेस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं बिल्कुल मिडिल में आ जाते हैं, क्रोमोसोम एट मिडिल। ठीक है, क्रोमोसोम एट ए मिडिल पे आ जाएंगे। और देखो एनाफेस में क्या होगा, एनाफेस में क्रोमोसोम जो होते हैं ना अपोजिट पोल की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं, और टेलोफेस में सब कुछ वापस बन जाता है। और प्रोफेस में ना, जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, करीब 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है ये सेल डिवीजन। अब देखो मियोसिस में आते हैं, अकर इन रिप्रोडक्शन सेल। देखो मियोसिस सबसे पहले ये देखो, सोमेटिक का मतलब आपकी बॉडी में भी अकर, आपकी बॉडी में रिप्रोडक्शन सेल। देखो हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्रोमोसोम के कितने जोड़े, 23 क्रोमोसोम और 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें 22 जो होते हैं एलोसोम होते हैं, और एक जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। और एलोसोम में कितना, तो 22 जोड़ी होते हैं ना, टोटल 23 जोड़ी 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जिसको एलोसोम कहते हैं या फिर ऑटोसोम भी कहते हैं। और ये जो होता है गैमेट सेल में, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है गैमेट में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मियोसिस में। अकर इन्हें देखो, ये मियोसिस कहाँ पे अकर करेगा, रिप्रोडक्शन सेल में अकर करेगा, रिप्रोडक्शन सेल में अकर करेगा। ये कहाँ अकर करेगा, आपका स्पर्म से। देखो स्पर्म से कितने मिलेंगे क्रोमोसोम, स्पर्म से आपके आएंगे ना कि 46 नहीं आएंगे, स्पर्म से आपके 23 आएंगे, 22 + x आएगा। ठीक है ना, 22 + x और y आ सकता है। लेकिन ओबम से कितना आएगा, ओबम से आएगा आपका 22 + x ही आ सकता है, ना कि y। यहाँ से स्पर्म से स्पर्म आपका क्या देगा, या तो x क्रोमोसोम देगा या तो y क्रोमोसोम देगा। लेकिन ओबम आपका क्या देगा, ओबम आपका केवल और केवल x क्रोमोसोम ही दे सकता है। इसके अलावा उसके पास क्या नहीं, उसके पास डबल x होता है ना, तो उसमें से x। इसीलिए अगर मेल या फीमेल होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फादर की होती है, ना कि मदर की होती है। ठीक है, तो अगर स्पर्म के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओबम के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊजुनेशिया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए ऊजिनेसिस। ठीक है ना। देखो अब जो मियोसिस होता है ये भी 2 टाइप का होता है, फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड।
मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इसमें टोटल देखो, इसमें क्या होता है, 4 स्टेज में सेल डिवीज़न होता है, यहाँ पे 8 स्टेज में सेल डिवीज़न होता है। कितने स्टेज में डिवीज़न होता है? 8 स्टेज में सेल डिवीज़न होता है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट फेज क्या होती है? देखो मिटोसिस में लॉन्गेस्ट फेज आपकी इंटरफेस होती है, लॉन्गेस्ट होता है। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट फेज क्या होती है? आपकी प्रोफेस होती है, प्रोफेस 1 होती है। प्रोफेस फर्स्ट आपकी लॉन्गेस्ट फेस रहेगी, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है टोटल, ये देखो ये अकर कहाँ पे करेगा? आपका अकर करेगा ये आपकी प्लांट में, ह्यूमन में, या फिर एनिमल, प्लांट, ह्यूमन और एनिमल में ये सेल डिवीज़न अकर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या मैग्नेटिक लाइन कभी इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर के, एक दूसरे को? तो मैग्नेटिक लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमेशा याद रखिएगा मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्या होती है, एक नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की ओर मूव करेंगे, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर मूव करेगी। और जो मैग्नेटिक लाइन की जो डेंसिटी होती है वो पोल के पास मैक्सिमम होती है। देखिए मैंने यहाँ सब लिखा है, मैग्नेटिक लाइन आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए नॉर्थ पोल एंड टू द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेंगी और साउथ पोल पे आके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। मैग्नेटिक लाइन आर ए डेंस एट ए पोल एंड ए मैक्सिमम डिस्टेंस एट ए मिड, यानी और जो इसके जब मिड पे होंगी ना, मैग्नेट के मिड पे होंगी, तो इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी। बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फराडे लॉ। देखो फराडे लॉ से भी एक क्वेश्चन पूछा था कि फराडे लॉ, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था, बस मेरे पास जो क्वेश्चन है तो उसमें आंसर लिखा था फराडे लॉ। तो मैं आपको बताता हूँ फराडे लॉ किसके लिए। सबसे पहले फराडे लॉ ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए दिया गया था, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोले तो EMF के लिए। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो फराडे लॉ किसके लिए है? आपके लिए EMF के लिए है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखें फराडे लॉ EMF के लिए है। फराडे ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम देते। फराडे के कितने? देखो मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, फिर उसमें बताता हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फराडे के 2 रूल हैं। फराडे ने 2 रूल दिए थे, फर्स्ट और सेकंड रूल इसका ये कहता है कि कितनी क्वांटिटी में EMF जनरेट हो रहा है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ बोलता है कि EMF कंडक्टर में जनरेट होता है। देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई ये कॉइल हो गई, सपोज करो ये कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल मैंने बनाया और यहाँ पे एक मैं एमीटर लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये मान लो मैग्नेट है, तो मैग्नेट तुम जानते हो क्या होता है, मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस जनरेट होती है। और जब ये मैग्नेटिक लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। जब हम इसमें से मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे, यानी कम फोर्थ एंड बैक करेंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कटेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कटेगा तो इस पर EMF इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? EMF इंड्यूस होगा। जब EMF इंड्यूस होगा तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस जनरेट होगा। जब वोल्टेज डिफरेंस जनरेट होगा तो क्या होगा, करंट जनरेट होगी और इसको एमीटर सेंस कर लेगा। तो फराडे का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि when a magnet move मतलब back and forth in the coil, when a magnet back and forth in the coil, then the magnetic flux will be cut each other। the magnetic flux में वो होता है, वेरिएशन जनरेट होता है with respect to time। हमेशा याद रखना with respect to time, जिसकी वजह से इसमें EMF इंड्यूस हो जाता है और यही इंड्यूस EMF इसमें करंट जनरेट करता है। अब फराडे सेकंड लॉ बोलता है कि इंड्यूस EMF, what is the quantity of the induced EMF is only and only dependent upon the how much quantity of a magnetic flux cut the coil, ठीक है। हमेशा मतलब ये होता है कि इंड्यूस EMF की क्वांटिटी कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल कट कर रही है, या फिर बोला जाए नंबर ऑफ टर्न्स, जितने कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मैक्सिमम होंगे उतना ज़्यादा वो एक दूसरे को फ्लक्स को कट करेगा। जब फ्लक्स उतना ज़्यादा कट होगा तो उसमें उतनी मात्रा में EMF इंड्यूस होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं E = -N d phi बोलो या डेल्टा T बोलो,
d∅/dt। देखो ये माइनस साइन यहाँ क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है इसकी मोशन को, यानी कि जब देखो ईएमएफ जब पास आ गई, देखो ये माइनस साइन जो होता है ना, लेंज लॉ होता है, लेंज का नियम कहता है माइनस साइन, कि मतलब जो ईएमएफ होता है वो अपनी उत्पत्ति के ही कारणों का विरोध करता है। अगर मान लो ये, अगर हम यहाँ पे पास लेके आ रहे हैं, मैग्नेट को बिल्कुल पास ला दिए, और जो कॉइल की डायरेक्शन, मान लो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई, क्लॉकवाइज है, तो ये इसको विरोध करेगा, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट, जैसे मान लो एक मैग्नेट का नॉर्थ है या साउथ है, अगर ये एकदम पास आया तो यहाँ पे क्या जनरेट कर देगा, नॉर्थ जनरेट करेगा, जिससे कि करंट का अपोज होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको दूर लेके जाएंगे, तो ये कहाँ गया, ये रहा कर्सर, सॉरी यार कर्सर ही गायब हो गया, ये रहा। तो कर्सर जैसे हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, तो वो मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को कहते हैं कि ईएमएफ जो है अपनी ही उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है। यही पे लेंज का नियम भी लग जाता है, माइनस साइन लेंज ने दिया था, इसी को लेंज का नियम कहते हैं। देखिए यही मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं चाहे तो। देखिए फैराडे लॉ क्या बोलते हैं, फॉर द फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब द इंडिकेशन ऑफ ए ईएमएफ इन ए कंडक्टर एंड द सेकंड लॉ, देखो इंडक्शन हमने बोला नहीं था कि इंडक्शन इन ए ईएमएफ इन ए कंडक्टर एंड मतलब उसके कंडक्टर के अंदर ईएमएफ का इंडक्शन दिखाता है फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ बताता है कि कितनी क्वांटिटी में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है कंडक्टर में। हमेशा सेकंड लॉ क्या बताएगा, सेकंड लॉ बताएगा कितनी क्वांटिटी में कंडक्टर इंड्यूस हुआ है, और फर्स्ट लॉ बोलेगा कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कंडक्टर में, सिंपल इन ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कंडक्टर में फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ बोलेगा कितनी क्वांटिटी में ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ है। फैराडे कंक्लूड दैट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड EMF is induced when a magnetic flux across the coil change। फराडे ने कहा था कि EMF तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कटेंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स कटने का मतलब होता है बेटा उसके वेरिएशन में चेंज आना, कि कितना उसका वेरिएशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब वेन एवर ए कंडक्टर इज ए प्लेस्ड इन ए बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब मूविंग फील्ड में, ठीक है ना, बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे फ्लक्स जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो फ्लक्स हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। फ्लक्स का चेंज होने का मतलब कभी फ्लक्स की डेंसिटी खूब ज़्यादा बढ़ जा रही है, कभी फ्लक्स की डेंसिटी कम हो जा रही है, उसको फ्लक्स का वेरिएशन कहते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूस्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। इफ़ द कंडक्टर सर्किट क्लोज होगा तो उसमें करंट बहने लगेगी। तो फैराडे का लॉ किसके लिए, क्वेश्चन पूछा था कि फैराडे लॉ किसके लिए वैलिड है, तो आपका सिंपल आंसर होगा फैराडे लॉ ईएमएफ के लिए वैलिड है, ठीक है। देखो ये मैंने पूरा समझा ही दिया आपको। बेयर जहाँ पे जो ई का मतलब होता है, जो ये ई है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो फाई होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डोनोट करता है, और एन जो होता है नंबर ऑफ ए कॉइल को रिप्रेजेंट करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये मैंने डायग्राम है, जब यहाँ पे पास आएगा तो ये अपनी उत्पत्ति की, तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ है, तो जैसे ही मतलब दूर जाएगा बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, तो अगर यहाँ पे साउथ हो जाएगा तो यहाँ पे नॉर्थ रहकर मतलब बैक चला जाएगा तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा। तो ये अपनी उत्पत्ति के ही कारणों का विरोध करता है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये किसने बोला था, लेंज ने बोला था, ये फैराडे ने नहीं बोला था, लेंज ने बोला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो पूरा मैंने हिंदी में लिखा है, जिनको हिंदी पढ़ना वो पढ़ लेंगे। अब देखो क्वेश्चन पूछा था 17 ग्लोबल गोल्स आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है 17 ग्लोबल गोल्स। देखो बेटा ये एक आपने प्लान सुना होगा एसडीजी, एसडीजी में भारत की रैंक कितनी है, एसडीजी में भारत की रैंक 106 रैंक है, 106 रैंक है बेटा। एसडीजी डेवलपमेंट, एसडीजी को लागू करने में भारत की रैंक कौन सी है, 106, और टॉप पे मेरे ख्याल से नॉर्डिक देश है, नॉर्डिक देश बेटा इसको चेक कर लेना, मेरे ख्याल से डेनमार्क टॉप पे है इसको, ठीक है ना, ये देख लेना। और इससे 17 सस्टेनेबल गोल, ये का भी एजेंडा, ये 2030 तक का एजेंडा, कुल मिला के टोटल 17 गोल हैं जिनको हमें 2030 तक हासिल करना। और इस गोल को कब बनाया गया था, 2015 में यूएन जनरल असेंबली बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, यूएन जनरल असेंबली बनाया गया। पहला गोल कौन सा है, नो पॉवर्टी, मतलब कहीं गरीबी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना रहे, गुड हेल्थ एंड ए वेलबींग, अच्छी स्वास्थ्य होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन में क्वालिटी दी जाए, जेंडर क्वालिटी। देखो इस क्वालिटी एजुकेशन के लिए यूएन ने भारत में कितना फंड दिया है, यूएन ने भारत को करीब $220 मिलियन का फंड इशू किया है, ठीक है, इस क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और एडटेक कंपनियों से बात कर रहा है यूएन,
ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, देखो इसके लिए महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में यूएन ने भारत को कुछ लोन दिया है, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, देखो आजकल भारत सरकार भी क्लीन एनर्जी फोकस दे रही है। क्लीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी विच एनर्जी गेट फ्रॉम सन, विंड और फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें थर्मल नहीं इंट्रोड्यूस होगा बेटा, क्लीन एनर्जी में थर्मल नहीं आता क्योंकि वो कोल के थ्रू जनरेट होती है। अब कोल क्या होता है? सबसे ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। कोल जब पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा तो क्या कौन सी गैस निकालेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालेगा। इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो बेटा टोटल तो 17 प्लान है, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो 17 ग्लोबल गोल है उसमें कितने नंबर पे आता है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग कितने नंबर पे आता है 17 ग्लोबल गोल्स में? तो बेटा ये तीसरे नंबर पे आता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन, मैनग्रोव फॉरेस्ट बोले तो मैनग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? देखो मैनग्रोव वन जो होता है ना बेटा सॉल्टी वाटर में पाया जाता है। ये वन भी बहुत ज़रूरी है बेटा, ऐसा नहीं है कि सॉल्टी वाटर में आ रहा है तो इसका कोई यूज़ नहीं है। ये आपका फ्लड को रोकते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके फ्लड को रोकते हैं, सुनामी को रोकते हैं, सुनामी को रोकेंगे ये, ठीक है बेटा, फ्लड को सुनामी को रोकेंगे। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन आपके वेस्ट बंगाल में पाया जाएगा। कितना? 42.45%। इंडियाज़ मैनग्रोव कवर फॉलोड बाई गुजरात, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात में और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार। तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन कहाँ पाया जाएगा? मैनग्रोव वन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, उसके बाद से गुजरात और उसके बाद से अंडमान एंड निकोबार में आपके पाए जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट सुमित अंतिल इज रिलेटेड, देखो सुमित अंतिल कहाँ किस पैरा एथलीट में जेवलिन थ्रोवर है और बेटा इन्हें क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था जेवलिन थ्रोअर में। देखो नीरज चोपड़ा तो अलग है, वो जेवलिन थ्रोअर में, ये पैरा एथलीट हैं बेटा, ठीक है ना। इनको सुमित अंतिल को मिला था भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार वाटरफॉल, देखो धुआंधार वाटरफॉल देखो नर्मदा रिवर पे पाया जाता है, नर्मदा रिवर, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में यहाँ पे कौन सी? भेड़ा घाट पहाड़ी भी पाई जाती है बेटा, भेड़ा घाट पहाड़ी, भेड़ा है ये, अड़ा है, अड़ा। और यहाँ से कौन सी? यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें भी मिलती हैं। संगमरमर की चट्टानें, भेड़ाघाट पहाड़ी और संगमरमर की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस डॉवर्नियर स्टेट इन हिज लॉ ऑफ ट्रायड एंड दैट अर्थ में, देखो पूछा था कि डॉवर्नियर कहाँ पे वैलिड नहीं करता। देखो डॉवर्नियर जो है ये डॉवर्नियर जी ने अपना लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। लॉ ऑफ ट्रायड क्या होता है? लॉ ऑफ ट्रायड जो होता है ना बेटा, ये क्या इन्होंने सभी एलिमेंट का 3-3 का सेट बनाया था और इन्होंने बोला था कि जो सेकंड एलिमेंट होता है, सभी एलिमेंट का 3-3 का सेट बनाया था और बोले थे सेकंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है ना वो इन दो मतलब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एवरेज है। सेकंड एटॉमिक एलिमेंट का जो मास है वो फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक एलिमेंट का मास का एवरेज मास है। तो ठीक है, और इनका एटॉमिक मास किसके लिए वैलिड रहा? देखो बेटा इन्होंने टोटल 5 ट्रायड बनाए थे और इनके 5 ट्रायड के बाद से इनका छठा ट्रायड फेल कर गया था। तो इन्होंने फर्स्ट ट्रायड बनाया था लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम का। तो देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7। अब देखो अभी सोडियम का निकालेंगे, ठीक है ना। पोटेशियम का कितना होता है? 39। तो इन्होंने क्या किया? 39 + 7 किया और कितना आ गया?
9 7 6 16 और एक 46 आया बेटा, और 46 डिवाइडेड बाई 23। देखो तो इनका ये ट्रायड सक्सेस रहा, ये ट्रायड इनका बिल्कुल सही रहा 23। लेकिन बेटा इनके ट्रायड से क्या हो गया ना कि हम कोई इन्होंने कोई भी नए एलिमेंट की बात नहीं की थी। इन्होंने ये नहीं कहा था कि नया एलिमेंट खोजा जा सकता है। इन्होंने जितने एलिमेंट उनके टाइम में एग्जिस्ट करते थे ना उसके लिए इन्होंने ट्रायड बनाया, और इनका ट्रायड यहाँ धीरे धीरे आके फेल होने लगा था। अब जैसे बात करते हैं, इन्होंने कैल्शियम का ट्रायड बनाया था। कैल्शियम का ट्रायड देखो, मैं नेक्स्ट पेज आपको लेके बताता हूँ। देखो कैल्शियम के ट्रायड में क्या होगा, कैल्शियम का इन्होंने एटॉमिक मास 40 था, और फिर इन्होंने बेरियम का एटॉमिक मास कितना रखा है इन्होंने, बेरियम का एटॉमिक मास 137। इन दोनों का ऐड करो कितना हुआ, 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2, 7 4 3 7 डिवाइडेड बाई 177 डिवाइडेड बाई 2, और कितना आ जाएगा बेटा, इसका आ जाएगा 88.5, ठीक है ना। और इन्होंने इनका ट्रायड में स्ट्रोंटियम था, स्ट्रोंटियम St, ठीक है ना, स्ट्रोंटियम St का कितना एटॉमिक मास होता है, St का एटॉमिक मास 88 होता है। तो देखो थोड़ा सा फ़र्क आया, तो ये यहीं से इनका फ़र्क आना शुरू हो चुका था, ठीक है। अब बचा लास्ट है, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो बेटा क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, लगभग 35.5 होता है, तुम 35 मान लो, ठीक है ना। ब्रोमीन का निकालना, और आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। इन दोनों का ऐड करो कितना हुआ, 7 5 12 2 3 2 5 1 6 162.5, और डिवाइड करो 2 से, कितना हो जाएगा 81.25, ठीक है ना। और ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है 80। देखो यहाँ पे और फ़र्क आया, इसीलिए इनका धीरे धीरे ट्रायड जो है फेल होने लगा था, इसीलिए इनके ट्रायड को इतना सक्सेस नहीं माना जाता। और इन्होंने ट्रायड की डिस्कवरी शायद 1844 में की थी, नहीं 1844 में ही था, ठीक है। पहला बस ये याद रखना कि इन्होंने टोटल 5 ट्रायड दिए थे, जिसमें से 3 ट्रायड, पहला ट्रायड इनका यही पूछा जाता, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता कि डॉबेर्नियर का फर्स्ट ट्रायड कौन सा था, यानी पहला त्रियक कौन सा था। पहला त्रियक इनका था लिथियम का, पहला था लिथियम, दूसरा था सोडियम, और तीसरा था पोटेशियम, जिसमें से इनका पहला ट्रायड सक्सेसफुल था, मतलब लगभग करीब था बिल्कुल। जैसे इन्होंने निकाला था 22, जब आप एग्जैक्ट रखोगे ना तो जैसे तो 22.99 आया था, वो ठीक है मान सकते हैं इतना तेज था। लेकिन यहाँ देखो अंतर, यहाँ पे 0.5 का अंतर हो गया, और यहाँ तो बिल्कुल एक्सेस हो गया, 1.5 का अंतर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इनका ट्रायड फेल होने लगा था। टोटल इन्होंने 5 ट्रायड दिए थे। देखो व्हाट इज़ ए यूज़ फॉर ए K2Cr2O7 और KMnO4, ये पूछा था। तो ये K2Cr2O7 और KMnO4 क्या था बेटा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र होते हैं तो मतलब क्या होता है, खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब अपना ऑक्सीजन निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि क्रोमियम का क्या ऑक्सीडाइजिंग मतलब स्टेट है, तो देखो मैं आपको निकालना बता देता हूँ क्रोमियम का। तो देखो जब इसमें मतलब ऐसे सिंपल एलिमेंट दिया जाता है तो इसके बराबर हम मान लेते हैं कि इन सबका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट टोटल सबका मिला के 0 हुआ, तभी तो एलिमेंट बेटा रेस्ट में रहेगा। अदरवाइज मान लो इसका कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता तो एलिमेंट रेस्ट में कैसे रहता है, एलिमेंट रेस्ट में नहीं रहता। तो हम टोटल ऑक्सीडाइजिंग कितना मान लिए, 0 मान लिए। अब देखो पोटेशियम का क्या होता है स्ट्रक्चर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 2+1 होता है। क्रोमियम का हमें निकालना है तो इसको हम X मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का हमें पता होता है ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या होता है, -2 होता है, यानी 2, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 + 2x - 14 = 0, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी पॉजिटिव। तो क्रोमियम का ऑक्सीडाइजिंग स्टेज क्या होगा, +6 हो जाएगा। ऐसे ही KMnO4 का निकालो, KMnO4 का क्या हो जाएगा, मैग्नीज का +1 + x और -8 = 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, +7। देखो बेटा यही अपवाद है केमिस्ट्री का, ये सबसे बड़ा अपवाद होता है, क्योंकि मैग्नीज जो होता है किस में आता है, आपका D ग्रुप का एलिमेंट होता है, और यहाँ +7 कैसे ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो, सब क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज सिस्टम का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है बेटा। तो पंचायती राज सिस्टम का आर्टिकल लाई करता है, देखो सबसे पहले पार्ट 9 में आपको मिलेगा। पार्ट 9 में मिलेगा तो इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक रहेगा। पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक रहेगा बेटा। ओरिजिनली जो मतलब शुरुआत में जो कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड हुआ था उसमें केवल 243 एक ही आर्टिकल था। फिर बाद में जब हमारे नरसिम्हा राव जी ने 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया, 1993 में, तब इन्होंने 15 आर्टिकल और जोड़े 243 से लेकर 243 ओ तक। तो कभी कभी ये भी पूछता है ना कि पंचायती राज सिस्टम में कितने आर्टिकल हैं, तो बेटा देखो 15 तो ये होगा और एक ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो कितने टोटल 16 आर्टिकल हो गए। और कभी कभी पूछता है कि 243 ए किसके लिए है। 243 ए जो बेटा है ना ग्राम सभा के लिए है। इसके लिए ग्राम सभा। और ग्राम सभा का गठन क्या होता है, ग्राम सभा का गठन केवल उसी गांव में जो लोग निवास करते हैं, वही उसी गांव में जो लोग निवास करते हैं और उनका नाम चुनाव नियमावली में हो, चुनाव नियमावली, वही लोग उस ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं जो सपोज करो कि मैं यहाँ एक्स जगह रहता हूँ और वाई जगह के ग्राम सभा में मेरा नाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक्स जगह के ही ग्राम सभा में केवल मेरा नाम रहेगा, मतलब वहाँ का निवासी होना बहुत ज़रूरी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, मतलब गिरफ्तारी के संबंध में कौन सा आपको आर्टिकल संरक्षण प्रदान करता है, तो बेटा ये इसका आर्टिकल होगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कब यूज़ करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन ए सर्टेन केसेस। बेटा जैसे ऐसा नहीं हुआ कि अब आपको जैसे कोई एक्स बंदा और टेररिज्म के में आया हो, वहाँ पे भी आर्टिकल 22। बेटा आर्टिकल 21(2) के भी मतलब फर्दर क्लॉज है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 में पूरा डिफाइन किया गया कि कब कब हम इस आर्टिकल का वॉयलेट कर सकते हैं। जैसे जब आपके ऊपर भगवान ना करे, मतलब किसी के ऊपर मान लो पोटा लगा हो, तो तब आर्टिकल 2 नहीं एक्टिवेट होगा। पता चलेगा आर्टिकल 2 एक्टिवेट हो जाए। किसी पे देशद्रोह का केस दर्ज हो, तब आर्टिकल 22 नहीं एक्टिवेट होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लॉज 2, आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ ए लाइफ एंड ए पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस। बेटा ये दोनों जो आर्टिकल होते हैं ना, जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 352, ठीक है ना, तो भी ये आर्टिकल जब हमारे सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, तब ये दो आर्टिकल जो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। और मैं आपको बताता हूँ अंडर विच आर्टिकल दैट ऑल फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 358 नो बेटा सॉरी, ये 358 नहीं है, मेरे ख्याल से ये 354, पता नहीं, मुझे कन्फ्यूज़न है, आप इसको देख लीजिएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑल फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंडेड। ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, राष्ट्रपति करते हैं ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर। याद रखिएगा, नॉट ए कैबिनेट काउंसिल, कैबिनेट मिनिस्टर। बेटा आर्टिकल 352 में ही ना कैबिनेट मिनिस्टर का जिक्र किया गया है, आर्टिकल 352। और जो है ना कैबिनेट काउंसिल का मतलब होता है ना, कैबिनेट काउंसिल का जिक्र कब किया गया, आर्टिकल 74 में जिक्र किया गया है। और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 का यूज़ हम किस में करते हैं, राइट टू फ्रीडम में। अब बेटा अगर इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइएगा। लेकिन ये जो भी मैंने आपको बताया बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, जो मैंने फर्दर एक्सप्लेनेशन नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंशन को लेकर दिया है, उसमें मुझे 354 और 358 में कन्फ्यूज़न है। आप प्लीज़ एक बार इसको चेक कर लीजिएगा और गो थ्रू करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि विच आर्टिकल विल बी एप्लीकेबल टू सस्पेंड ऑल दी फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 21 एंड 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ लिखा है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 19 क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में हमें टोटल 6 अधिकार प्राप्त है, बट ओरिजिनली
व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंड, तब उस समय कितने थे? 7 थे। और बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ ए 44 इन विच ईयर? इन द ईयर ऑफ ए 1976। जो छठा था, 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त करके आर्टिकल 300A में इंट्रोड्यूस किया गया बाय लीगल राइट। ये हमारा अब लीगल अधिकार हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंट्री इंडिया फेडरलिज्म हैज़ बिन टेकन, यानी इंडिया भारत का संघीय संघात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। देखो दोस्तों, थोड़ी सी हिंदी में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा तो माफ़ करिएगा मुझे, आप इंग्लिश देख लीजिएगा। फेडरलिज्म कहाँ पे आ रहा है? कनाडा से लिया गया। ठीक है ना दोस्तों, कनाडा से। इन विच कंट्री इंडियन फेडरलिज्म हैज़ बिन टेकन? फ्रॉम कनाडा से लिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? फंडामेंटल राइट यूएस से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से कब लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया। ऑन विच ईयर? ऑन द ईयर बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे जो होगा, जो लीगल राइट होगा 1978 होगा, ना कि 1976, यहाँ 1978 होगा। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 1976 है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ ए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कौन, किसने इसको रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे। बेटा देखो, जो भी पूरा 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, वो पूरा का पूरा स्वर्ण सिंह समिति ने ही किया था, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरे 42वें संविधान संशोधन का एक भाग था, हमेशा याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया, तो आप उसको टिक करोगे, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर टिक किया गया था, मतलब किया गया था। और बाइकैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस? बाइकैमरलिज्म का मतलब समझ रहे हैं बेटा? बाइकैमरलिज्म मतलब आपकी जो होगी लोकसभा, राज्यसभा, ये आपका बाइकैमरलिज्म है। इसको कहाँ से एक्सेप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इसको एक्सेप्ट किया गया यूनाइटेड किंगडम से। और सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से अमेंडमेंट किया गया? सिंगल सिटीजनशिप भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। लेकिन देखो बेटा, यहाँ पे यूएस में हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हुआ, यहाँ पे आपकी डुअल सिटीजनशिप चलती है। कौन सी सिटीजनशिप चलती है? डुअल, यानी आप देश के तो नागरिक हो ही हो, पर्टिकुलर आप उस स्टेट के भी नागरिक हो। देखो अपने यहाँ तो नहीं होता है कि कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक है, कोई तमिलनाडु का नागरिक है, नहीं, आप केवल इंडियन नागरिक माने जाओगे। और चाहे आप तमिलनाडु में रहो, चाहे उत्तर प्रदेश में रहो, चाहे केरला में रहो, आपको सभी जगह समान अधिकार मिलेंगे। ठीक है, अब पार्लियामेंट सिस्टम कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया? पार्लियामेंट सिस्टम भी आपका यूनाइटेड किंगडम से ही इंट्रोड्यूस किया गया। बेटा हम लोग गुलामी नहीं कर रहे हैं अंग्रेजों के, तो सारे सिस्टम ही उठा के कॉपी कर लिएगा, तो भी तभी हमारा संविधान कितने साल में बना? 2 साल 11 महीना 18 दिन में लगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोगों ने लिया है साउथ अफ्रीका से। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ पे जिक्र है? पार्ट 20 में जिक्र किया गया है, और 368 आर्टिकल है। ठीक है, रेजिड्यूरी पावर लाइज इन हैंड ऑफ ए सेंटर। देखो रेजिड्यूरी पावर जो होती है ना, सेंटर को मिलती है। रेजिड्यूरी पावर मतलब जैसे मान लो कोई संविधान है, कोई मतलब कानून, कोई चीज़ है, उस पर अभी तक कानून नहीं बना, लेकिन उसकी जो पावर रहेगी ना, वो कि मतलब मान लो भविष्य में सबसे पहले क्या, देखो उस समय IT एक्ट का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था अपना, तब उस समय तो कुछ कंप्यूटर की या फिर सब चीज़ों की बात तो हुई नहीं थी। तो ये जब रेजिड्यूरी पावर हुई ना, तो जब इस पर संविधान बनाने, कानून बनाने की बात आई, तो सीधे सीधे कौन कानून बनाया? तो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है। मतलब आने वाली परिस्थितियों के लिए कानून कौन बना सकता है? सेंटर कानून बनाएगा, ना कि स्टेट कानून बनाएगा। इसको कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। लेकिन एक चीज़ और जान लो, जो रेजिड्यूरी पावर होती है ना, अगर इन टर्म्स ऑफ USA और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पर रेजिड्यूरी पावर किसके हाथ में है? रेजिड्यूरी पावर वहाँ पे स्टेट के हाथ में, ना कि सेंटर के हाथ में है। और जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है, मतलब वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वो उसकी लैंग्वेज कहाँ से एक्सेप्ट की गई? उसकी लैंग्वेज हम लोगों ने एक्सेप्ट किया ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन पूरा प्रियम्बल कहाँ से कॉपी किया गया? प्रियम्बल कॉपी किया गया USA से, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज किससे कॉपी की गई है? उसकी लैंग्वेज को कॉपी किया गया ऑस्ट्रेलिया से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ ए 3F डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। देखो बेटा, मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था, बट कल क्वेश्चन में 16 था और 24 था, तो यहाँ पे बोल दिया 3F डिस्टेंस, यानी कोई कॉनकेव लेंस बना लो पहले आप। ठीक है, और ये रहा, मान लो फोकस रहा। ठीक है, ये फोकस रहा, और ये 2F हो गया। अब बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी डिस्टेंस कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2F2,
यानी कहीं यहाँ बियॉन्ड 2f2, या तो ये बोले कि 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, और कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज से बड़ी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बट रियल बनेगी। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f यानी 2f से परे। थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस एट, मतलब तीसरे पंचवर्षीय योजना को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1961 से लेके 1966 के बीच में। और इसका मॉडल कौन है बेटा? मॉडल इसका जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल है। बेटा ये पूरी इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा फेलियर मॉडल है, समझे आपको बात को, इंडियन हिस्ट्री का फेलियर मॉडल है। और फेलियर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडो पाक वॉर और 1965 फेमाइन बोले तो अकाल। और इसका प्रारूप मॉडल क्या था? जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती। इसमें लक्ष्य क्या दिया गया? आत्मनिर्भरता व स्फूर्ति के साथ विकास, मतलब सेल्फ रिलायमेंट एंड स्पीडी ग्रोथ। तो यहाँ बेटा ग्रोथ तो छोड़ो, हम लोग निगेटिव में चले गए थे, इतना हो गया था कि हम लोग को यहाँ पे खाने का अनाज नहीं था। और इसमें पहला प्लान हॉलीडे इंट्रोड्यूस किया गया। कब पहला प्लान हॉलीडे इंट्रोड्यूस किया गया? 1966 से 1969 के बीच में। और यहीं पे बेटा अपनी करेंसी का डिवैल्यूएट की गई थी, मतलब अपनी करेंसी को गिराया गया था ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके और इम्पोर्ट घटे। और यहाँ थर्ड प्लान हॉलीडे कब इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा? हमारा थर्ड प्लान हॉलीडे इंट्रोड्यूस हुआ था 1992। और एक बार यहाँ पे और हमने करेंसी को यहाँ पे देखो, दूसरी बार यहाँ पे मतलब अपनी करेंसी की डिवैल्यू की गई थी, और तीसरी बार यहाँ पे अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू किया गया था। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा कि करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होता है। अब फर्स्ट टाइम करेंसी की डिवैल्यूएशन आपकी हुई थी 1947 टू 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी को मैंने पूरा हिंदी में लिखा है, देख लेंगे। अभी मैं आइए पंचवर्षीय योजना पूरा मॉडल बता देता हूँ कि कौन से हुई है। तो देखो बेटा, पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम देखो बेटा, केवल आप ये याद रखो टाइम फ्रेम, आपके लिए ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैंने सब लिख दिया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1951 से 56 के बीच में। सेकेंड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया 1956 टू 61 में। थर्ड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया 1961 टू 66। फोर्थ 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया 1969 से 74 के बीच में। फिफ्थ देखो बेटा, फिर यहाँ जो हुआ ना फर्स्ट प्लान हॉलीडे आया, ठीक है ना, फर्स्ट प्लान हॉलीडे आएगा। और फिर ये फोर्थ जब मतलब कब 69 तक फर्स्ट प्लान हॉलीडे रहा। और फिर यहाँ पे फोर्थ 5 ईयर प्लान जो शुरू हुआ 1969 से 74 के बीच में। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 1974 टू 78 के बीच में। देखो बेटा, ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना है क्योंकि 4 साल में समाप्त हो गई थी। इसके अलावा मतलब ये आपका एक्सेप्शन है, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल में समाप्त हो गई तो आप टिक मारोगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें क्या नारा दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हमेशा याद रखना, पूछेगा गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया तो आप टिक मारोगे पंचवर्षीय योजना में। और यहाँ पे पब्लिक जो आप नहीं देखते हो कि मतलब आपको अनाज बंटते हैं, फ्री अनाज बंटते हैं, अनाज 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, वो कब से कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? वो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। और इसमें अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। अंत्योदय योजना क्या होती है? काम के बदले अनाज, यानी आप काम करो और आपको अनाज मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ इसके जब इसी पंचवर्षीय योजना सर ये समाप्त करी, मतलब क्यों समाप्त हुई? क्योंकि उस समय ये पहली बार थी कि यहाँ से कांग्रेस सत्ता से बाहर गई थी। और उसके उसमें कौन से प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने आते ही इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि पंचवर्षीय योजना जैसा कोई मॉडल नहीं होना चाहिए, और उसकी जगह उन्होंने रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस कराया। और रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। कौन से प्लान इंट्रोड्यूस हुए? रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान का ईयर पूछा जाए कब से कब रहा? 78 से 80 रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान क्या होता है बेटा? एक साल के लिए प्लान हम लोग बनाते थे, यानी 78 से 79, 79 से 80। और देखो फिर 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 80 से 85। इसमें क्या बात की गई? बेरोजगारी की बात की गई, बेरोजगारी हटाओ, ठीक है ना। और यहाँ पे नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई 6th 5 ईयर प्लान में। और नाबार्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ आपको मिलेगा? नाबार्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में, ठीक है बेटा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 85 से 90 के बीच में, और इसमें सोशल जस्टिस की बात कही गई थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, जिसे मुखर्जी मॉडल या राव
मनमोहन मॉडल भी इसी को योजना को बोलते हैं, मुखर्जी मॉडल या फिर राव मनमोहन मॉडल। ये बेटा आपकी सबसे सक्सेसफुल योजना बोली जाएगी। जो बेटा देखो सबसे फेलियर कौन सी है, तीसरी, और सबसे सक्सेसफुल कौन सी है, 8वीं। ठीक है ना बेटा। इसमें मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में। कहाँ से, तमिलनाडु से, जिसको 2000 में इसका नाम 2000 में इसने क्लास 8 तक के बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया, और 2007 से इसमें क्या हो गया, पका हुआ भोजन मिलना शुरू हो गया। पहले क्या होता था, केवल दालें दी जाती थी, अनाज दिया जाता था। पका हुआ खाना कब से मिलना शुरू हुआ, 2007 से। दो 2004 से, देख लेना बेटा, चेक कर लेना 2007 है कि 2004 है। आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज, आप इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे मेरा पूरा, चलिए छोड़िए इस चीज़ बात छोड़िए, ये आपका वो है नहीं, मतलब ये पूछेगा भी नहीं। ये आप लेखपाल का एग्ज़ाम देते तो पूछा जाता। लेकिन आप बस ये याद रखें कि 8वीं पंचवर्षीय में की योजना में क्या क्या शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, मिड डे मील और मोस्ट सक्सेसफुल योजना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना कौन सी है, 97 से 2002 के बीच में चली गई थी। इसमें क्या कहा गया, समानता के साथ विकास, यानी डेवलपमेंट विथ इक्वलिटी। और ये क्या कहा जाता है कि ये बोला जाता है कि सभी पंचवर्षीय योजना का अग्रगामी पथ है। मतलब क्या होता है कि जो भी पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है इसी को बेस रख के बनाया जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले बात की थी इक्वलिटी के साथ डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है इसमें योजना आयोग का दृष्टिपथ। मतलब इसमें बोला गया था योजना आयोग का कौन सी पंचवर्षीय योजना आयोग का दृष्टिपथ है, तो नवीं पंचवर्षीय योजना आयोग का दृष्टिपथ है। मतलब इसको फिर ध्यान में रखा जाता है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास होगा। इसमें कौन सी बात की गई थी, RTI इंट्रोड्यूस किया गया था, नरेगा इंट्रोड्यूस किया गया था। और नरेगा का मतलब क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, और इसका नाम 2008 में चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम कर दिया गया। फिर 11वीं 12वीं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय में इन्वायरमेंट को ध्यान में दिया गया था। बोला गया था कि मतलब इसने ये बोला था कि विकास के लिए हम पर्यावरण की अनदेखी नहीं कर सकते। किस पंचवर्षीय योजना में बोला गया था, विकास के लिए पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जा सकती है। विकास के लिए पर्यावरण की अनदेखी नहीं। ये बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ। 12th 5 ईयर प्लान में बोला गया था विकास के लिए पर्यावरण की अनदेखी नहीं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट 2012 से 2017 के बीच में चला था। बेटा ये लास्ट था, हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है योजना आयोग का लास्ट अध्यक्ष कौन बना, तो योजना देखो बेटा, योजना आयोग का लास्ट अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि इन्होंने आते ही इस योजना आयोग को समाप्त करके इसकी जगह नीति आयोग लागू किया। कब से लागू किया, जनवरी 2015 से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था कि तारे क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन की वजह से तारों को हमें लगता है कि रिफ्रैक्शन की वजह से हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। देखो बेटा क्या होता है ना कि जब हम तारों से जब लाइट होती है ना, जो अर्थ में एंटर करती है, तो उसे क्या मिलती है, डिफरेंट डेंसिटी और टेम्परेचर की गैसेस मिलती है, जिसकी वजह से जो लाइट होती है ना उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट कभी क्या होती है, बैंड होती है, कभी ऐसे आती है, कभी ऐसे आती है, कभी ऐसे आती है, कभी ऐसे आके हमारी आंखों में आती है। ठीक है ना, तो ऐसे हो के कभी हमारी आंखों में आती है, तो हमें लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। देखो बेटा ये होता है कि जब हम देखो कभी आप देखो कि कभी पावर जहाँ पे मतलब ऑयल गैसों का प्यूरिफिकेशन होता है, और गैसों का या फिर ऑयल का, तो जो चिमनी में लाइट जलती रहती, चिमनी में जो आग जलती है ना बेटा, तो उससे परे हम देखेंगे ना, मतलब उसको देखते हुए उसके पीछे जो जितनी बिल्डिंग होगी वो हमें हिलते हुए दिखेंगी। क्यों हिलते हुए दिखेंगी, बिकॉज ऑफ वहाँ पे जहाँ पे चिमनी है ना बेटा, सपोज करो ये चिमनी है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो आग जल रही है, ठीक है, जैसे आग जला और इसके पीछे जो बिल्डिंग है वो हमें हिलती हुई दिखेगी। क्यों दिखेगी, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे गैसेस गर्म होकर लगातार ऊपर उठती रहती है, तो इस बिल्डिंग से जो भी आने वाला प्रकाश है वो रिफ्रैक्शन होता रहता है, मतलब कभी ऐसे ऐसे होता रहेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है हम लोग को लगता है कि बिल्डिंग हिल रही है। और ये भी रिफ्रैक्शन की घटना है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई
सिक्का है वो तली में जमा हुआ है, तो तली में ही रखा हुआ है, तो हमें लगता है कि कुछ हिस्सा जो वो है कुछ ऊपर उठा हुआ है, तली के ऊपर सिक्का जो है तली से कुछ ऊपर उठा हुआ है, ये भी रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब पानी से भरे ग्लास में या बीकर में हमें कांच की छड़ डालते हैं तो वो भी हमें कुछ मुड़ी हुई लगती है। क्यों होता है मुड़ी हुई लगती है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल थे, मैंने दे दिए थे। देखो बेटा इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके RRBC ग्रुप डी में। अगर बेटा आपको कुछ भी डाउट लगे या फिर बोले लगे कि मैंने कुछ गलत पढ़ाया था, प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा। मैं आपके सभी तरह के कमेंट, पॉजिटिव कमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। और प्लीज़ कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।